महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है, लेकिन आगे क्या? सरकार स्थिर रहेगी या अस्थिर हो जाएगी बीच में ही? साथी बने रहेंगे या छोड़ के जा सकते हैं? क्या शिंदे पे भरोसा किया जा सकता है या फिर अजीत पवार क्या अपने चाचा के पास फिर से वापस नहीं जाएंगे? क्या हो सकते हैं महाराष्ट्र में आगे के समीकरण? क्या चैलेंजेस हैं? कौन सी वो बातें हैं जो पावर कॉरिडोर्स में की जा रही हैं? बताऊंगी आज इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं सुजाता पांडे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 3.0 यानी 3.0, तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस की सरकार। ये वैसा हो गया जैसा सोचा था क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोग भाजपा से जुड़े थे, जिन लोगों ने संघ के साथ में काम किया था, उनको पता था कि महाराष्ट्र में भाजपा की वापसी हो रही है। लोकसभा में जो गलतियां रह गई थी उसको ठीक कर लिया गया। उसमें संघ का, संगठन का सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद जो एक ऊर्जा आई, उस ऊर्जा का हिंदुत्व के प्लैंक पे, हिंदुत्व की पिच पे वो पूरी बल्लेबाजी हुई और उस बल्लेबाजी में जो चौके छक्के लगे, जो स्टेडियम के बाहर गए, उससे कार्यकर्ता उत्साहित हुआ, उससे कार्यकर्ता जागृत हुआ। तो जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री ने उसको रिफ्रेज करके कहा कि एक है तो सेफ है, तो उसका जो असर है वो हिंदुओं पे हुआ। साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हो रहा था उसका तो असर था ही था। तो जब भी नई सरकार के तीसरे वर्जन की बात कर रहे हैं, महायुति के दूसरे वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उसमें तीन चीजें पे बात हो रही है। एक, स्थिरता पे कि क्या सरकार स्थिर रहेगी, क्या अलायंस बना रहेगा, स्पेशली तब जबकि कहा जा रहा है कि शिंदे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, फिर चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए तो होम मिनिस्टर बन का जो डिपार्टमेंट है वो लेना चाहते थे, वो भी मना कर दिया गया। तो क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से सिर्फ खुश रहेंगे? पीडब्ल्यू भी अगर दे दिया जाए तो क्या उसको मान लेंगे कि चलो यही यही हमारे हक का है, या फिर विद्रोह कर सकते हैं? तो इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि शिंदे अगर सरकार में है तो ये उनके लिए हर तरह से बेहतर है। बेहतर इसलिए है क्योंकि एक तरफ उनके पास क्या चॉइसेस हैं। एक तरफ बीजेपी है जो उनको सरकार में सरकारी पद, एक अच्छा मंत्रालय, उनके जो नेता आए हैं, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट से अलग होकर शिंदे सेना बनाई है, उनके साथ हैं, तो वो अपने क्षेत्रों में कार्य कर पाए, लोगों की आशाओं पे खरे उतरे। उसके लिए जरूरी है कि वो सरकार में रहे, और वो सरकार में तो इसी सरकार के साथ रह सकते हैं। उद्धव के साथ जाके तो कुछ खास मिलेगा नहीं। उद्धव ठाकरे तो खुद ही हाशिए पे है। अभी तो उनका ही पता नहीं कि उनका राजनीतिक भविष्य बचेगा भी कि नहीं बचेगा। वो जो ईगो है उनके अंदर, वो तो पता नहीं उनको जो बाला साहेब ठाकरे की जो लेगेसी थी उसको भी खत्म कर देगी शायद। तो वो भी है। आदित्य ठाकरे का तो भविष्य खुद ही बिल्कुल डवाडोल है कि आखिर इतने कम जो 20 जो विधायक है, इसको लेके उद्धव ठाकरे की पार्टी कर ही क्या लेगी? तो शिंदे के पास जो सबसे अच्छा विकल्प है, वो यही विकल्प है एकनाथ शिंदे के पास कि वो सरकार में बने रहें। और इससे दो चीजें होंगी। एक, उनका जो रुतबा अपने एमएलएज पे था वो बना रहेगा, वो एमएलएज उनके साथ बने रहेंगे और हर कोई खुश रहेगा। दूसरा, सरकार में रहेंगे तो बीजेपी की मशीनरी और उसके नैरेटिव और हिंदुत्व के बड़े प्लैंक पे जिसपे वो चढ़ के सरकार बनाई थी और जिस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, वो भी कंटिन्यू रहेगी। और क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की तरफ जाएंगे, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व झूठा हो गया, जनता ने नकार दिया, उस तरह से इनके पे भी वो खतरा मंडराएगा। तो शिंदे तो यही रहने वाले हैं, आप ये मान के चलिए। दूसरे जो घटक हैं वो हैं अजीत पवार। अजीत पवार ने तो पहले दिन से साफ कर दिया है कि वो फडणवीस के साथ ही रहेंगे और वो इस सरकार का हिस्सा बनेंगे, और उन्होंने लेने की भी बात सबसे पहले कबूल ली थी। लेकिन अगर उनका फिनांस पे कंट्रोल रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पैठ बारामती में और भी मजबूत करेंगे, और वो जो असली नकली की बात हो रही थी उसका दावा भी उनका बड़ा हो जाएगा। और आप शायद ऐसा हो सकता है कि शरद पवार खुद ही पहल कर दें कि अजीत पवार की पार्टी में डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि शरद पवार ने ये तो कह ही दिया है कि वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहे हैं। अब वो रिटायर हो रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुप्रिया सुले, और सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत ही थी शरद पवार का बैकअप। अब शरद पवार ही जब पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहे हैं, और वैसे भी काफी वक्त हो गया है और अजीत पवार का कद बढ़ता गया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे भविष्य के लिए सुप्रिया सुले और अजीत पवार को अब साथ जाके आगे शायद इस सरकार का भी हिस्सा बनते देख सकते हैं। इस सरकार का हिस्सा ना बने तो सेंटर में उसका हिस्सा बनते हुए सुप्रिया सुले को देखा जा सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है।
उस तो ये हो गई स्थिरता की बात कि भाई सबके हाथ में लड्डू है, तो इस तरह से ये सरकार में अस्थिरता वाली तो कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। रह गई बात जो कि भाई मंत्रालय और पे उस पे जो नाराज़गी है, तो वो सब तो होता ही है। शुरू-शुरू में आप अपना हर एक आदमी अपना वज़न रखता है, उस वज़न के अनुसार में वो मंत्रालय और जो वैसे विभागों की माँग करता है, ऐसे पदों की माँग करता है कि क्या पता मिल जाए। पर अगर एक बात तो पहले से ही क्लियर थी कि गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। क्योंकि जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय भी जबकि वो बहुत इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं, बड़े-बड़े कद्दावर नेता थे, उनके लिए चैलेंजर्स थे, उनकी अपनी पार्टी में भी चैलेंजर्स थे। तभी भी उन्होंने ये समझा कि गृह मंत्रालय एक मुख्यमंत्री की आँख, नाक, कान होते हैं और वो हर डिपार्टमेंट में आँख, नाक, कान होने के लिए, ये पता होने के लिए कि पीछे क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, उसके लिए गृह मंत्रालय का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात उन्होंने जानी और तब भी वहाँ गृह मंत्रालय खुद रखा था। तो इस बार तो वो ज़्यादा मतों से जीत के आए हैं, ज़्यादा सीटें लेके आए हैं, हिस्टोरिक विन है और बीजेपी को एक तरह से फुल मैंडेट है, पूर्ण बहुमत नहीं बट फुल मैंडेट ही है, बस 8 या 9 शॉट है, फुल मैंडेट है अगर इंडिपेंडेंस को मिला दिया जाए तो। तो इस स्थिति में मुझे ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती जहाँ पे मजबूरी में गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जाए और अगर ना दिया जाए तो एकनाथ शिंदे उस पे बहुत कुछ एक तरह से वो अपनी बात रख पाएंगे एक पॉइंट के बियॉन्ड। तो ये हो गई स्थिरता वाली बात। तो स्थिरता में तो सरकार स्थिर है। दूसरा जो चीज़ आ रही है कि भई एडमिनिस्ट्रेशन टसल होगा क्योंकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे और एकनाथ शिंदे सीएम थे और उनके बगल में थे अजीत पवार। अब दोनों डिप्टी सीएम जो थे, अभी जो महायुति की सरकार थी पिछली वाली, इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा अनुभव है और ब्यूरोक्रेट्स का समझिए कि लॉबीज़ इनके लिए काम करते हैं। तो उस वहाँ शायद सामंजस्य बिठाने में दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन अब जबकि मामला बदल गया है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अब सीएम हो गए हैं और जो सीएम थे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी मतलब समझ है, पर ब्यूरोक्रेसी में अभी नए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में तो आपको पता है कि इतने सालों का जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही उसकी पैठ थी महाराष्ट्र में। फिर देवेंद्र फडणवीस जब आए तो उन्होंने अपना सिस्टम लेके आए, अपने वॉर रूम्स लेके आए, अपने कुछ ऑफिसर्स लेके आए, बाहर से ऑफिसर्स को लेके आए, सिविल सर्विसेज सिविल जो सोसाइटी है वहां से लोगों को उठा के लेके आए, तो अपना एक सिस्टम बनाया। अब उसमें देवेंद्र फडणवीस को मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वहां भी आने वाली है, इसलिए क्योंकि अजीत पवार के साथ में उन्होंने एक सामंजस्य बिठा लिया है। तो सीएम एंड और एक डेप्यूटी सीएम तो डेफिनेटली एक ही प्लैंक पे चल रहे हैं, वो एक साइड पे हैं। हाँ, अब जो कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बात हुई थी, वो एकनाथ शिंदे और उनके बेटे के कार्य को लेके वो थोड़ी बहुत खबरें आई थी। लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि उसको मैनेज देवेंद्र फडणवीस ना कर सके। आप याद रखिए कि देवेंद्र फडणवीस की उम्र भले ही बहुत नहीं हो और वो एक तरह से 54-55 के हैं और एक तरह से यंग माने जाते हैं अभी पॉलिटिक्स में, लेकिन इस बात का कोई उनका शान ही नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में, कि जिस तरह से वो हर चीज़ की खबर रखते हैं और हर किसी को लगता है कि वो उनके ही सबसे करीबी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है उनकी, जो वो जितने सिंपल दिखते हैं, वो उसका दिमाग उससे 4 गुना ज़्यादा तेज चलता है। वो उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी की समझ है, मृदुभाषी है, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं लेते और खुद का एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो उस तरह से उनको वो सब अपडेट्स आते रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, ये सिस्टम पिछले 10 सालों से बहुत सारा सिस्टम, या तो वो एनसीपी पवार का सिस्टम था या तो बीजेपी का सिस्टम था और दोनों ही साथ में है, तो वो यथावत चलता रहेगा जैसे पिछले सरकार में चलता रहा। ये है। फिर उसके बाद नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट, और क्या-क्या देख सकते हैं आप ये देवेंद्र फडणवीस 3.0 के सरकार से आप क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मुझे सबसे पहले जो वो उम्मीद है वो ये है कि अ, जो एक चीज़ महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो स्पीड नहीं आ रहा था, वो स्पीड आप देखेंगे। हालाँकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में अटल सेतु से लेके जितनी सारे मेट्रो हुआ, बुलेट हुआ, उसके बाद मरीन लाइन्स हुआ, बहुत सारी चीज़ें, हार्बर लाइन हुआ, बहुत सारी चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। धारावी उनका सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि धारावी में जो भी अड़चनें आ रही थी, वो अब खत्म होंगी और आप धारावी का जल्दी ही रिहैबिलिटेशन देखेंगे, धारावी का एक नया स्वरूप देखेंगे और नवी मुंबई प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट का है, वो भी आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। उसके अलावा ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट बुलेट ट्रेन्स, तो वो शायद दिख सकती हैं आपको। मुंबई पुणे के बीच में बात हो रही थी, मुंबई अहमदाबाद के बारे में बात हो रही थी, तो शायद वो भी देख सकते हैं हम। तो आई मतलब वो एक चीज़ है जो आपको दिखेगी कि हाँ, ये नई सरकार की नई उपलब्धियाँ हैं। तो पर अब लोग कह रहे हैं कि क्या इतना आसान रहेगा?
आसान तो कभी नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस के लिए भी जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, जो जर्नी है, जो उनका उदय हुआ, फिर वो नीचे गिरे, फिर वो फिर से उठ के आए हैं समंदर की तरह, और वो जो बड़ी फेमसली आजकल चल रही है कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट के आऊँगा। तो वो लौट के आए हैं, उनको पता है कि कभी धूप और छाँव लगी रहती है, लेकिन ही इज़ अ मैन हू हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो उनके आस-पास जो लोग हैं, वो यही बताएँ कि ईमानदार हैं, बेदाग हैं, सिंपल लाइफ में रहते हैं। वो स्वयं सेवक का जो भाव होता है वो अभी तक उनके पास है। कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और इस अच्छे के थ्रू ये शायद वो कहीं न कहीं प्रूव करना चाहते हैं कि आफ्टर मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस भी वो कैंडिडेट हो सकते हैं जिनकी ताजपोशी शायद भाजपा करे। क्योंकि जिस तरह से युवा का एक वोट बैंक बढ़ा है, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, उस सूची में अमित शाह जी भी हैं। पर उस सूची में मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी का भी नाम जुड़ गया है। तो भविष्य के में एक ये भी है कि इज़ देवेंद्र फडणवीस द फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया? क्योंकि महाराष्ट्र से अभी तक कोई प्रधानमंत्री बना भी नहीं है, और महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि हमारी इकोनॉमी से हमारे देश की जो व्यवस्था है वो बदलेगी, और बहुत पुश है। तो जब महाराष्ट्र का सीएम इतना सशक्त होगा, ऑर्गेनाइजेशनल पैठ रखने वाला होगा, और शायद रेयर होगा कि ही इज़ क्लोज टू आरएसएस एंड ही इज़ आल्सो क्लोज टू सेंटर, तो एक सामंजस्य बना रहता है। ही इज एवरीबॉडीज ब्लू आई बॉय। सो उस तरह से कह सकते हैं कि ही इज द मैन हु विल कीप एवरीवन हैप्पी। तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट? और एक युवा देश को एक युवा नेता, एक युवा प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिल सकता? इसके साथ ही आप बताइए आपके क्या विचार हैं, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि अगर ऐसी कोई बात जो आप सोच रहे हो कि अरे इसका जवाब शायद नहीं मिला, या फिर ये डिस्कस करना चाहिए था, तो वो भी कमेंट बताइए। बाकी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।